18 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज यानी 17 मई को कैसा किया बाजार ने प्रदर्शन। 17 मई को बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मुनाफा वसूली जारी रही। इसके चलते निफ्टी 18,200 के स्तर के नीचे बंद हुआ। बाजार पर 17 मई को ग्लोबल मार्केट के मिले-जुले संकेतों और अमेरिका के ऋण सीमा संकट ने अपना असर दिखाया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 371.8 अंक की गिरावट के साथ 61,560.64 पर और निफ्टी 104.70 अंक फिसलकर 18,181.80 पर बंद हुआ। बाजार ने 17 मई को गिरावट के साथ शुरुआत की थी। इसके चलते चौतरफा बिकवाली के बीच बाजार में मुनाफा वसूली हावी होती गई। इस गिरावट में निफ्टी 18,100 के करीब पहुंच गया। हालांकि कारोबार के आखिरी घंटे में इंडेक्स में कुछ सुधार देखने को मिला। कोटक महिंद्रा बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स, SBI लाइफ इंश्योरेंस, TCS और HCL टेक्नोलॉजीज निफ्टी के टॉप लूजर रहे। वहीं हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, ITC, UPL और BPCL निफ्टी के टॉप गेनर रहे। बता दें कि BSE में लिस्टेड मार्केट कैप 17 मई को घटकर 277.2 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी 16 मई को 278.12 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में 9,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। 18 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। इस पर शेर खान के जितिन गेड़िया के मुताबिक निफ्टी में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। बिकवाली के बीच निफ्टी 18,100 के अहम सपोर्ट स्तर पर बने रहने में कामयाब रहा है। इसमें इंट्राडे पुलबैक ठीक 18,100 के आसपास से आया है, जो ये बताता है कि जब तक निफ्टी इस स्तर के ऊपर रहने में कामयाब रहता है तब तक इसमें तेजी की संभावना बरकरार रहेगी। अपवर्ड स्लोपिंग चैनल नीचे की ओर लुढ़क गया है। इसके साथ ही डेली मोमेंटम इंडिकेटर भी नेगेटिव क्रॉसओवर दे रहा है। ये बाजार में कमजोरी का संकेत है। ऐसे में अगले कुछ कारोबारी सत्रों में बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ निफ्टी के लिए 20 डे मूविंग एवरेज और 17,753 से 18,459 तक बढ़त से 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर जैसे मल्टीपल सपोर्ट हैं, जो निफ्टी को हेल्प करेंगे और इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं आने देंगे। ऐसे में ट्रेडर्स को सलाह है कि वे स्टॉक विशेष रणनीति पर फोकस करें। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि बाजार 17 मई को नेगेटिव जोन में रहा। सतर्क निवेशकों ने हालिया तेजी के बाद मुनाफा वसूली जारी रखी। अमेरिका और चीन से आ रहे आंकड़े एक बार फिर से मंदी की आशंका बढ़ा रहे हैं। इसके चलते निवेशक बाजार और इकोनॉमी के आगे के आउटलुक को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। तकनीकी रूप से देखें तो निफ्टी ने 18,250 के अहम सपोर्ट स्तर को तोड़ दिया है। इसके साथ ही इसने डेली चार्ट पर बियरिश कैंडल भी बनाया है, जो काफी हद तक नकारात्मक है। ट्रेडर्स के लिए 18,250 और 18,300 पर तत्काल रेजिस्टेंस दिख रहा है, जबकि 18,100 से 18,050 बुल्स के लिए महत्वपूर्ण समर्थन स्तर हो सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर गो फर्स्ट डूबी तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर पड़ सकता है इसका कितना असर। जानिए CEO ने क्या किया खुलासा और शेयरों पर दिखा इसका कितना असर। भारी दिक्कतों से जूझ रही एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्सपोजर 1300 करोड़ रुपए का है। एक्सपोजर का मतलब है कि अगर कंपनी डूबती है तो बैंक को कितना घाटा हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के गो फर्स्ट में एक्सपोजर का खुलासा बैंक के MD और CEO संजीव चड्ढा ने CNBC TV 18 से बातचीत में किया। हालांकि उन्होंने कहा कि मार्च तिमाही में बैंक ने इस एक्सपोजर के खिलाफ 500 करोड़ रुपए अलग रख दिए हैं, यानी कि बैंक गो फर्स्ट को लेकर किसी भी आशंका से निपटने के लिए तैयार है। उनका दावा है कि गो फर्स्ट के झटके से बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है। सस्ती एयर सर्विस मुहैया कराने वाली गो फर्स्ट ने वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है। गो फर्स्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक्सपोजर पर खुलासे का असर 17 मई को बैंक के शेयरों पर दिखा। हालांकि बैंक ने किसी भी विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयारी कर ली है। इसका पॉजिटिव असर भी दिखा। वहीं बैंक के तिमाही नतीजों से भी पॉजिटिव माहौल बना। इंट्राडे में BSE पर ये 183.80 रुपए तक फिसल गया था, लेकिन दिन के आखिरी में महज 0.19% की गिरावट के साथ 186 पर बंद हुआ। इंट्राडे में ये 190.05 रुपए तक पहुंचा था। बैंक ऑफ बड़ौदा को मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 168% ज्यादा 4,775 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल हुआ। वहीं जनवरी से मार्च 2023 में ब्याज से इसे 11,525 करोड़ रुपए की नेट इनकम हासिल हुई।
बैंक के सीईओ के मुताबिक क्रेडिट लॉस का अनुमान तो है, लेकिन इसकी कमाई की ग्रोथ ऐसे ही बनी रहेगी। उनका अनुमान है कि क्रेडिट कॉस्ट 1% पर स्थायी बनी रहेगी। संजीव चड्ढा ने बताया कि लोन बुक में रिटेल की 25% हिस्सेदारी है और इसे बढ़ाकर 33 से 35% तक किया जा सकता है। आगे की योजना को लेकर बात करें तो बैंक ने जीवन बीमा कारोबार ने DRHP फाइल कर दिया है और अब इसका इरादा क्रेडिट कार्ड्स बिजनेस को भी लिस्ट करने का है, यानी इनके IPO आ सकते हैं। बैंकिंग, बिजनेस, फाइनेंसिंग और स्टॉक मार्केट की हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। उन शेयरों में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ी है जो अभी बहुत सस्ते मिल रहे हैं। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड्स ने अप्रैल में जोमैटो और नायका के शेयरों में जमकर खरीदारी की। उन्होंने पेटीएम के भी शेयर खरीदे, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं थी। प्राइम डेटाबेस के मुताबिक म्यूचुअल फंड हाउसेज ने अप्रैल में FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स के 676 करोड़ रुपए और जोमैटो के 385 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। बता दें कि FSN ई-कॉमर्स नायका की पेरेंट कंपनी है। म्यूचुअल फंड हाउसेज ने अप्रैल में जिन 10 कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी की, उनमें जोमैटो और FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स शामिल है। इस लिस्ट में इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्री भी शामिल है। म्यूचुअल फंड्स ने डिलीवरी के 189 करोड़ रुपए और 197 कम्युनिकेशन के 3 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। अप्रैल 2023 में नायका में म्यूचुअल फंड्स की 7.14% हिस्सेदारी, जोमैटो में 7.24% हिस्सेदारी, डिलीवरी में 13.36% हिस्सेदारी और पेटीएम में 2.71% हिस्सेदारी थी। म्यूचुअल फंड्स ने ये खरीदारी नवंबर में शुरू की थी, जब इन कंपनियों के प्री IPO इन्वेस्टर्स के लिए लॉक इन पीरियड खत्म हो गया था। इसके बाद सॉफ्टबैंक, TPG ग्रोथ और टाइगर ग्लोबल ने इन कंपनियों के शेयर बेचने शुरू कर दिए। लिस्टिंग के बाद से इन न्यू एज कंपनियों के शेयर 50 से 60% तक गिर चुके हैं। इसके बावजूद इन कंपनियों के IPO से पहले निवेश करने वाले इन इन्वेस्टर्स ने काफी मुनाफा कमाया है। इसकी वजह ये है कि उन्होंने इन कंपनियों के शेयर बहुत कम प्राइस पे खरीदे थे। कुछ टेक कंपनियों के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। इसका मतलब ये है कि क्या न्यू एज टेक कंपनियों की वैल्यूएशन अब सही लेवल पर आ गई है? इस सवाल का जवाब है नहीं। पिछले महीने निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के चीफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफिसर शैलेश राज ने कहा, कुछ न्यू एज टेक कंपनियों के लिए आगे अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। उनकी वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, लेकिन ठीक है। अप्रैल में न्यू एज टेक कंपनियों के शेयर खरीदने वाले म्यूचुअल फंड हाउसेज में निपॉन इंडिया MF, मोतीलाल ओसवाल MF, कोटक MF और SBI MF शामिल है। कई ब्रोकरेज कंपनियां न्यू एज टेक कंपनियों के शेयरों में खरीदारी की सलाह दे रही हैं। HSBC ग्लोबल ने जोमैटो के शेयरों के लिए 87 रुपए का टारगेट प्राइस फिक्स किया है। ये शेयर मौजूदा लेवल से 38% की तेजी का संकेत दे रहा है। JM फाइनेंशियल ने कहा है कि नायका के शेयर अगले 12 महीने में 230 रुपए तक पहुंच सकते हैं। ये 95% मजबूती का संकेत है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने पेटीएम के शेयरों के लिए 1150 रुपए का टारगेट प्राइस फिक्स किया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के IPO में आपने भी निवेश किया था? दरअसल ठीक 1 साल पहले LIC का IPO आया था। यह कंपनी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और इसका IPO भी देश का सबसे बड़ा IPO था। करीब 21,000 करोड़ रुपए का IPO अब तक इंडियन मार्केट में किसी कंपनी ने पेश नहीं किया है। इस कंपनी के IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इसकी वजह यह थी कि इस कंपनी की पहचान घर घर में है। दशकों से लोग यह मानते आ रहे हैं कि बीमा का मतलब, खासकर लाइफ इंश्योरेंस का मतलब LIC। हालांकि पिछले कुछ सालों में प्राइवेट कंपनियों के इस सेक्टर में आने से हालात कुछ बदले हैं, फिर भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मार्केट पर आज भी LIC का दबदबा जारी है। 1 साल बाद LIC के शेयरों का क्या हाल है, इसने निवेशकों को कितना रिटर्न दिया है, निवेशकों के बीच इस शेयर को लेकर क्या राय है, आइए इन सवालों के बारे में जानते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। LIC ने
पिछले साल अपना आईपीओ पेश किया था। इस आईपीओ में खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत दिलचस्पी दिखाई थी और 17 मई 2021 को यह जो शेयर है वह लिस्ट हुआ था। शेयरों की लिस्टिंग जो है वह 949 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 6% गिरकर हुई थी। तो निवेशकों को पहले दिन से ही इस शेयर से निराशा मिली थी और करीब 1 साल बाद भी निवेशकों की जो मुश्किल है, जो दर्द है, वह दूर नहीं हो पाया है और LIC का शेयर जो है वह अपने इश्यू प्राइस से 1 साल बाद 40% नीचे चल रहा है और लिस्टिंग प्राइस से करीब 34% यह नीचे है। कहते हैं कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, तो यह LIC के शेयरों पर यह मुहावरा लागू होता है। इसलिए कि इस शेयर को लेकर, इस IPO को लेकर निवेशकों को काफ़ी उम्मीदें थी और एनालिस्ट्स और ब्रोकरेज फर्मों ने भी इस IPO को लेकर काफ़ी पॉजिटिव राय दी थी और उनका यह कहना था कि लॉन्ग टर्म में यह IPO जो है वह निवेश के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 1 साल बाद भी जो है कि यह शेयर अपने गिरावट से उबर नहीं पाया है और ऐसा लगता है कि जो निवेशक इसमें फंसे हुए हैं उन्हें या तो नुकसान पे इस शेयर को बेचकर निकलना होगा, नहीं तो उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना होगा। फिलहाल इस शेयर में तेजी की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। मैंने मीडिया में इस शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्मों की राय जानने की कोशिश की, तो जिन ब्रोकरेज फर्मों ने इसके नियर टर्म का टारगेट दिया है वह टारगेट 610 रुपये है, जो कि इसके 949 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले काफ़ी कम है। इसका मतलब यह है कि इस शेयर में निवेश करने वाले लोगों को फिलहाल जो है इससे निकलने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी ब्रोकरेज फर्मों और एनालिस्ट की राय इस शेयर को लेकर नेगेटिव नहीं है। करीब 15 एनालिस्ट्स जो इस शेयर को कवर करते हैं उनमें से 12 ने इस शेयर को लेकर खरीदने की सलाह, बाई रेटिंग दी है और 3 एनालिस्ट्स ने इसे होल्ड करने की राय दी है। इसका मतलब है कि उनकी जो उम्मीद है वो इस शेयर को लेकर अभी भी बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जो निवेशक इसमें फंसे हुए हैं, खासकर रिटेल निवेशक जो फंसे हुए हैं, उनके लिए राहत का रास्ता कहाँ है, उन्हें राहत के लिए क्या करना चाहिए और क्या उन्हें सिर्फ गिरावट यानी लॉस बुक कर निकलने के अलावा क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यह बताने वाला कोई नहीं है। और ताज्जुब की बात यह है कि जहां LIC के शेयर में 1 साल में करीब 40% की गिरावट आई है, वहीं कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। कुल LIC के अलावा कुल 3 ऐसी कंपनियां हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध है और ये सभी प्राइवेट कंपनियां हैं। इनमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और SBI लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। अगर पिछले 1 साल के रिटर्न को देखें तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का शेयर जो है वह करीब 1% चढ़ा है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का शेयर जो है वह करीब 15% गिरा है और SBI लाइफ इंश्योरेंस का शेयर जो है वह 8.59% चढ़ा है। तो इन तीनों प्राइवेट बीमा कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन को देखें तो यह मिला जुला रहा है। जहां SBI लाइफ ने अच्छा रिटर्न दिया है, वहीं ICICI प्रूडेंशियल में गिरावट देखने को मिली है और HDFC लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इसके शेयरों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखा है, यह सिर्फ 1% की तेजी दिखा रहा है। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद LIC के शेयरों में कमजोरी की क्या वजह है, इसके बारे में निवेशकों एनालिस्ट की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि LIC जो है, LIC का जो
अभी पॉलिसी जो है, जो इसका बिजनेस है, वह मुनाफा बनाने के लिहाज से जो है वह अलाइन नहीं है। और जब तक LIC अपने पॉलिसी स्ट्रक्चर में जब तक बदलाव नहीं करेगी, तब तक इसकी मुनाफे बनाने की क्षमता जो है वह नहीं बढ़ेगी। तो यह तो हो गई एनालिस्ट्स की राय, लेकिन जो निवेशक इसमें फंसे हुए हैं, लगता है कि उनके लिए जल्द राहत का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यह थी LIC के शेयरों को लेकर हमारी बातचीत। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और बहुत जल्द हम नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।